So good afternoon, everyone. सर Yes, please. गुड बोलो आफ्टरनून सर सर, सर गुड स्क्रीन नहीं दिख आफ्टरनून। रहा है आपका। मेरा स्क्रीन दिख रहा है। अच्छा, आयुष्मान ने नहीं सर मुझे नहीं कंफर्म दिख रहा किया। है। आयुष्मान ने कंफर्म किया। आई नीड कंफर्मेशन फ्रॉम फ्यू मोर पीपल। इफ दे कैन सी देन यू दिख रहा है हैव सर, टू। दिख रहा है। तो तुम एक काम करो, तुम साइन आउट करके फिर से ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैंने अभी कुछ ओके शेयर सर ओके किया सर। नहीं। मेरा जो नॉर्मल स्क्रीन है वही अभी दिख रहा है। अच्छा, साइन सर आउट ठीक है करने से पहले सर। एक बार देख लो, मैं स्क्रीन में डेटा को चेंज करता हूँ। कैन यू सी दिस? मैंने डेटा चेंज किया। यस सर, यस सर। नहीं सर नहीं सर नहीं आ रहा है, मेरे यहाँ नहीं पे नहीं दिख आ रहा रहा है तो है। तुम एक काम करो, तुम साइन आउट कर लो। साइन आउट करके फिर से लॉगिन कर लो। ठीक है सर ठीक है। देखो, लास्ट क्लास में कौशिक विश्वास गलती से लॉगिन कर ली। अच्छा, हु इज दिस ए? और नो, अभिजीत। अच्छा अच्छा, अभिजीत, यू हैव लॉग्ड इन फ्रॉम टू डिफरेंट सिस्टम। अभिजीत, हैव यू लॉग्ड इन फ्रॉम टू डिफरेंट सिस्टम? पिंटू, थोड़ा सा म्यूट कर लेना प्लीज। अभिजीत, না 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 জানি না তো, আমি লগ ইন করছি আর একবার, তাহলে লগ আউট করি। अच्छा, फटक से एक छोटा सा काम कर लेंगे। आगे कुछ भी करें उसके लिए एक स्टोरेज अकाउंट चाहिए, और साथ साथ उसमें एक ब्लॉब स्टोरेज भी हमको क्रिएट करना है। तो ये तो हम लोग को ऑलरेडी मालूम है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने किए भी थे। तो चलो आज कर ले। तो मेरा फर्स्ट एक्टिविटी होगा एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करना। स्टोरेज अकाउंट को क्रिएट करते वक्त हम लोग अपना स्टोरेज ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। और उसके भीतर एक ब्लॉब स्टोरेज क्रिएट करेंगे, देन वी विल स्टार्ट द अदर टॉपिक्स, ठीक है। तो शुरू कर ले। रिसोर्स ग्रुप बाद में करेंगे, एक साथ स्टोरेज अकाउंट। डोंट यूज द सेम नेम दैट आई यूज, यू नो। स्टोरेज अकाउंट का नाम यूनिक होना है। तो क्रिएट करो। RG01 नाम डाल दी। ईस्ट वेस्ट में तो बनाएंगे नहीं, ईस्ट वेस्ट इतना बिजी है कि इसमें बनाने से भी फायदा नहीं होता है। तो नॉर्थ सेंट्रल यूएस,
उसके बाद AG स्टोर 0789। अरे किसने ले लिया ये नाम, थैंक गॉड कोई नहीं लिया। इसको स्टैंडर्ड ही रखते हैं, रिडंडेंसी को चेंज करके लोकली रिडंडेंट रखते हैं, एडवांस में वैसा कुछ करना है नहीं, ठीक है। नेटवर्किंग में इसको पब्लिक एक्सेस को एनाबल रखते हैं, डेटा प्रोटेक्शन जो नॉर्मल है, एनाबल सॉफ्ट डिलीट फॉर द ब्लॉब्स उसी को ही रखते हैं, ठीक है। एनक्रिप्शन जो डिफ़ॉल्ट है, और रिव्यू में जाओ और रिव्यू में जाके अपना स्टोरेज अकाउंट को बना लो, और स्टोरेज अकाउंट बनने के बाद उसमें हम लोग एक कंटेनर को भी बनाएंगे। याद है ना लास्ट, परफॉर्मेंस को बस स्टैंडर्ड ही रखना है ना, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड ही रखो फिलहाल, और रिडंडेंसी और कुछ चेंजेस करना है सर? नहीं कुछ करने नहीं, LRS रख दो तो हो जाएगा। रिडंडेंसी में वो बाय डिफॉल्ट GRS रहते हैं, ग्लोबल रिडंडेंस, उसको LRS रख दो। बाकी एडवांस में कुछ सर चेंज करना है? नहीं, कहीं पे कुछ नहीं, जो कुछ चेंज करना है बेसिक पेज में ही करना है, ठीक है जो सर। कुछ चेंज होगा अपना बेसिक पेज में ही होगा। बन रहा है यहाँ पे, याद है ना लास्ट क्लास में हम लोगों ने दो कंटेनर बनाए थे, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। आज जो कंटेनर बनेगा वो प्राइवेट ही बनेगा, पब्लिक कंटेनर कोई नहीं बनेगा। आज जो कुछ होगा सारे प्राइवेट होगा, ठीक है। एक ही कंटेनर बनेगा और वो प्राइवेट कंटेनर ही बनेंगे, कोई पब्लिक कंटेनर नहीं बनेगा। एक ही कंटेनर बनेंगे, उसका नाम देते हैं प्राइवेट, ठीक है। एक ही कंटेनर बनाए, इसका नाम दिया प्राइवेट। ये तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी किए थे, और लास्ट क्लास में हम लोग ये भी देखे थे कि पब्लिक कंटेनर जो कि एनोनिमसली एक्सेस हो सकता है, उसमें हम लोग वर्जन कंट्रोल मैकेनिज्म को भी एक्टिवेट करके दिखाए थे। आज हम लोग देखेंगे कि अगर ऐसा प्राइवेट कंटेनर है तो ये प्राइवेट कंटेनर को एक्सेस करने के लिए हमारे पास क्या क्या प्रोविजन है, कैसे हम इसमें डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको एक्सेस कैसे करें, और उसमें अगर डेटा ट्रांसफर करना हो तो क्या क्या तरीका है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। पहले एक इजी वे दिखाते हैं जो कि मेनली एक ग्राफिकल यूटिलिटी है, वो विंडोज के लिए भी उपलब्ध है और लिनक्स के लिए भी उपलब्ध है। तो एज पर माई ओन ऑपरेटिंग सिस्टम हमको एज्योर का साइट से उसे डाउनलोड करना है और करके अपना मशीन में उसको इंस्टॉल करवाना है। एक ब्राउज़र खोलते हैं, ब्राउज़र खोल के वहाँ पे लिखते हैं डाउनलोड एज्योर स्टोरेज एक्सप्लोरर, ठीक है, डाउनलोड एज्योर स्टोरेज एक्सप्लोरर। ये देखो azure.microsoft.com, ठीक है, इसका लिंक है azure.microsoft.com, एज्योर स्टोरेज एक्सप्लोरर। इसमें क्लिक करो, इसमें क्लिक करने पर, ठीक है, स्टोरेज एक्सप्लोरर यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पे दिखना चाहिए था, ये है
Azure Storage Explorer, सिलेक्ट योर ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए तुम्हें चाहिए, और एज पर दैट यू सिलेक्ट. यू कैन ट्राई इट इन योर बेस्ट मशीन ऑल्सो, नो प्रॉब्लम, नो इशू. इट कैन बी अनइंस्टॉल्ड लेटर ऑन. विंडोज में क्लिक करो तो देखो ये स्टोरेज एक्सप्लोरर .exe डाउनलोड होना शुरू हो गए. ठीक है, अब कितने टाइम लेगा वो तो तुम्हारा नेटवर्क का स्पीड क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेंगे. स्टोरेज एक्सप्लोरर .exe शो इन फोल्डर, ये है Azure स्टोरेज एक्सप्लोरर. अब इसे हम अपना सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे. ठीक है, इसे हम अपना ही मशीन में इंस्टॉल करेंगे, बाद में इसको हम अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं. डबल क्लिक करते हैं. डबल क्लिक करने पर अभी जिस वर्जन हमने डाउनलोड किए हैं वो वर्जन हमारे मशीन में इंस्टॉल हो जाएगा. I hope it should not ask for a reboot. I hope it should not ask for a reboot. Accept the agreement, क्योंकि विंडोज़ का यही एक प्रॉब्लम है, कुछ भी करो फटक से रिबूट लगा देते हैं. This is a graphical way of getting the data or transferring the data in Azure. ठीक है, a graphical way. नॉर्मली क्लाइंट मशीन में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं. इट इज़ बीन यूज्ड इन ए क्लाइंट मशीन, जब ज़्यादा डेटा नहीं, रेगुलर बेसिस में जो डेटा हम लोग अपलोड डाउनलोड करना चाहते हैं टू द स्टोरेज, उसके लिए हम लोग ये टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं. फिलहाल इस टूल का वर्जन 1.28.1 इंस्टॉल हो रहा है मेरा मशीन में. Sir, can we use WinSCP or FileZilla? Any 3PP? No. You cannot. क्यों अभी पता चलेगा, देखो. Okay, sir. Because normally this kind of storage they get access using HTTPS, WinSCP या FileZilla. ठीक है, mainly WinSCP, it doesn't use HTTPS for transferring the data. Right, sir. ठीक है, इंस्टॉल हो गए, थैंक गॉड. रिस्टार्ट नहीं मांगे. ठीक है, थैंक गॉड, रिस्टार्ट नहीं मांगे. कहाँ है, ये है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर स्टोरेज एक्सप्लोरर. मैंने क्लिक किया. क्लिक करने पर एक ब्यूटीफुल विंडो ओपन होगा जिसके ज़रिए आई कैन हैव एक्सेस टू एज्योर स्टोरेज. थोड़ा सा वेट करो, ये स्क्रीन को पूरा खोलने दो. चलो, नाउ इट हैज गिविंग मी द स्क्रीन. ठीक है, यहाँ पे देखो मेन स्क्रीन आ गए. अब यहाँ पे जो प्लग
प्लग बोल के जो स्क्रीन है, फिलहाल देखो मैं प्लग वाला स्क्रीन के ऊपर क्लिक करूंगा। ये प्लग वाला स्क्रीन के ऊपर मैं अभी क्लिक करूंगा। क्लिक करने पर नाउ इट विल गिव मी द प्रोविजन, ठीक है, हाउ आई एम गेटिंग कनेक्टेड टू माई स्टोरेज। देखो तरह तरह किस्म का ऑप्शन है, तरह तरह किस्म का ऑप्शन है टू गेट कनेक्टेड टू द स्टोरेज। जैसे एक है, इफ आई हैव द सब्सक्रिप्शन आईडी, अगर हमारे पास सब्सक्रिप्शन आईडी मौजूद है तो हम सब्सक्रिप्शन आईडी को इस्तेमाल करके वो कर सकते हैं। अब सब्सक्रिप्शन आईडी तो सबके पास होगा नहीं, है ना, वो तो जो एज्योर एडमिन है उनके पास ही होगा। Alternatively, I can even use the storage account। ये जो अकाउंट हमने बनाए हैं, I can get attached with the account itself। जो अकाउंट हमने बनाए उस अकाउंट के साथ हम कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब अकाउंट के साथ अगर मेरे को कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करना हो, याद रखना, अगर मैं अकाउंट लेवल पे कनेक्टिविटी को एस्टेब्लिश कर रहा हूं, देन आई हैव बेस्ड ऑन द परमिशन दैट इज बीन प्रोवाइडेड टू मी, मैं उस अकाउंट में काम कर सकता हूं। इट इज नॉट ऑन इंडिविजुअल कंटेनर बट ऑन द अकाउंट। उसमें मैं खुद का कंटेनर बना सकता हूं अगर मेरे को परमिशन दिया गया, ठीक है, और नहीं तो मैं अपना फाइल शेयर भी क्रिएट कर सकता हूं, और नहीं तो मैं डाउनवर्ड लेवल पे भी परमिशन दे सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं कंटेनर लेवल पे भी परमिशन दे सकता हूं। सवाल है कि एज्योर का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो किस लेवल में मेरे को परमिशन दिए है और किस हद तक परमिशन दिए है, उसके ऊपर डिपेंड करेंगे कि मैं अकाउंट लेवल पे जाऊं या कंटेनर लेवल पे जाऊं। मैं एक छोटा सा चीज यहां पे दिखाना चाहता हूं। यहां पे देखो, नाउ दिस इज माय स्टोरेज अकाउंट, दिस इज माय स्टोरेज अकाउंट, ठीक है। अब स्टोरेज को एक्सेस पाने के लिए आई हैव मल्टीपल ऑप्शन। वन ऑफ द ऑप्शन इज थ्रू एक्सेस की। अगर हम एक्सेस की को इस्तेमाल करें, एक्सेस की के जरिए हम लोग स्टोरेज का एक्सेस ले सकते हैं, ठीक है। एक्सेस की के जरिए हम लोग स्टोरेज का एक्सेस ले सकते हैं। अब एक्सेस की का बात अगर करें, प्लीज रिमेंबर, एक्सेस की normally get shared with the people who are highly trustworthy। एक्सेस की जनरली अकाउंट लेवल पे आते हैं, और जिसके पास एक्सेस की का एक्सेस है, they can have 100% control over the storage। Alternatively, you have the shared access signature। By the way, access key का by default कोई expiry date होते नहीं है, unless and until it is manually getting rotated। अगर मैनुअली हम उसको रोटेट करते हैं तो वो बात अलग है, अदरवाइज इट डजंट हैव एनी टाइम ड्यूरेशन। ये देखो, अगर मैं एक्सेस की में गए तो एक्सेस की में जाने पर दिस इज द स्टोरेज अकाउंट नेम एंड दिस इज द की। यू कैन क्लिक ऑन शो, बोलने पर यहां पे देखो पूरा की तुमको दिखा रहा है। अभी अगर मैं यहां पे गए और यहां पे जाके अगर बोले कि मेरे को अकाउंट लेवल पे एक्सेस दो, तो कैसे एक्सेस लूं? अकाउंट नेम एंड की, और नहीं तो कनेक्शन स्ट्रिंग, और नहीं तो शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर। मल्टीपल वे, कनेक्शन स्ट्रिंग, और नहीं तो शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर URL, और नहीं तो अकाउंट नेम एंड की।
तो अगर मेरे को अकाउंट नेम एंड की को इस्तेमाल करना हो, इसको नेक्स्ट करने पर देखो डिस्प्ले द नेम, अकाउंट नेम यहाँ पे डालो, अकाउंट का की यहाँ पे डालो, उसके बाद नेक्स्ट करो, यू विल बी प्रोवाइडेड एक्सेस टू द एंटायर अकाउंट वेयर यू हैव द फुल कंट्रोल ओवर द अकाउंट। तो अकाउंट में फिलहाल जितना मौजूदा कंटेनर है, ब्लॉब है, या आगे जाके भी अगर मैं ब्लॉब बनाना चाहता हूं, या मानो कि कोई फाइल शेयर बनाना चाहता हूं, ठीक है, तो डिपेंडिंग अपन कैसा परफॉर्मेंस लेवल हमने लिए है, ठीक है, तो उसके ऊपर बेस करके आई कैन हैव दैट एंटायर 100% एबिलिटी टू परफॉर्म द एक्टिविटी। यहां पे एक ऑल्टरनेट चीज भी हम लोगों ने देखे थे, सैस शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर, सैस यूआरएल, और नहीं तो कनेक्शन स्ट्रिंग, की और सैस। अब ये सैस क्या होते हैं? व्हाट इज सैस? शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर। शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर बेसिकली एक यूआरआई है जो कि हमें ग्रांट करते हैं रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस राइट टू द एज़्योर स्टोरेज रिसोर्स, ठीक है। हम यहां से डिफाइन करके दे सकते हैं, हम यहां से डिफाइन करके दे सकते हैं कि चलो हम उसे अकाउंट लेवल पे एक्सेस दे रहे हैं, मगर अकाउंट लेवल पे एक्सेस देने के बावजूद भी वो सिर्फ ब्लॉब में काम कर सकते हैं, या ब्लॉब या फाइल या सारे स्टोरेज सर्विस जो कि मेरा अकाउंट के जरिए मिल सकते हैं, किस में उसको अकाउंट मिलेगा, देन किस किस टाइप का रिसोर्स के ऊपर मैं उसको एक्सेस दूंगा, द सर्विस, द ऑब्जेक्ट, द कंटेनर, ठीक है। मैं इंडिविजुअल यहां से सिलेक्ट कर सकता हूं, और उसके बाद उस पर्टिकुलर रिसोर्स के ऊपर हमें क्या क्या परमिशन मिलने वाले हैं। देखो आई कैन कंट्रोल, मैं उसको डिफाइन कर सकता हूं। और सबसे बड़ा बात ऐसा है कि ये जो शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर होते हैं, शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर का अपना एक टाइम फ्रेम होते हैं, ठीक है। यू डिफाइन द एक्सपायरी डेट, स्टार्ट टाइम एंड एक्सपायरी टाइम। नॉर्मली ये 8 घंटा का होता है, तो उससे ज़्यादा चाहिए तो तुम उसको उससे ज़्यादा भी डाल सकते हो, ठीक है, उससे ज़्यादा भी डाल सकते हो। यहाँ पे तुम ये भी डिफाइन कर सकते हो कि whether it will be access through HTTP or HTTP and HTTPS both. अब HTTPS that is high secure than HTTP and HTTPS. जैसे ये देखो, इसे ब्लॉब लेवल पे मैंने एक्सेस दिया, इट विल बी फॉर द सर्विसेस, इट विल बी फॉर द कंटेनर एंड इवन इट विल फॉर द ऑब्जेक्ट। क्या कर सकते हैं, इतने ऑप्शन दे दी, रीड करो, राइट करो, डिलीट करो, लिस्ट करो, ऐड करो, क्रिएट करो, और अगर परमानेंटली डिलीट करना है वो भी कर सकते हो, ठीक है। एनेबल डिलीशन वर्जन ये भी एक्टिवेट कर सकते हो, अलाउ ब्लॉब इंडेक्स परमिशन, रीड राइट, टाइम रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोलकाता टाइम के ऊपर बेस करके होगा। यहां से तुम एक आईपी रेंज भी डिफाइन कर सकते हो, बट ऑब्वियसली दैट विल बी द पब्लिक आईपी, ठीक है, पब्लिक आईपी, कि इन पब्लिक आईपी के बीच से ही ये एक्सेसिबल होगा, मगर आई डोंट नो व्हाट पब्लिक आईपी एड्रेस दैट आई एम हैविंग, तो बेटर नॉट टू यूज दिस वन। अगर परचेस किया हुआ पब्लिक आईपी है, रेंज है, तो फॉर एनहांस द सिक्योरिटी मैं उनको भी यहां पे डाल सकता हूं। कौन सा की के ऊपर बेस करके होगा, ये वाला की, तो एक सैस और कनेक्शन स्ट्रिंग जनरेट करने के लिए बोल दी। देखो ये है द सैस URL, ये है द सैस URL, उसे मैंने कॉपी कर ली, ठीक है। अब आता हूं यहां पे, आने के बाद मैंने बोला आई एम गोइंग टू यूज द सैस URL, नेक्स्ट बोलो, और बोलने के बाद यहां पे वो सैस URL को पेस्ट करो, ठीक है।
वो नाम अपने आप ही दिखा देगा, वो नाम अपने आप ही दिखा देगा। मगर एक चीज याद रखना, ये जो टोकन जनरेट हुए हैं ना, ये सिर्फ ब्लॉब के ऊपर हुए हैं। मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूं, मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूं। देखो, दिस इज द टोकन। सर्विस वर्जन, कौन सा वर्जन इस्तेमाल किए हैं? फॉर द सर्विस ब्लॉब, किसके लिए है? सर्विस कंटेनर एंड ऑब्जेक्ट। क्या क्या परमिशन है? रीड, राइट, डिलीट, लिस्ट वगैरह वगैरह, जो कुछ वहां पे देखे हैं। ठीक है, दिस इज द एक्सपायरी डेट ऑफ द टोकन, दिस इज द स्टार्ट डेट ऑफ द टोकन। ठीक है, ये प्रोटोकॉल क्या होगा? HTTPS, एंड दिस इज द सिग्नेचर। लास्ट में देखो, दिस इज द सिग्नेचर दैट विल बी यूज्ड फॉर द परमिशन। ठीक है, अब इसे नेक्स्ट करो, और नेक्स्ट करके अगर हम बोले कनेक्ट करो मेरे को, ये मेरे को कनेक्ट कर दी। देखो, ये मेरे को कनेक्ट कर दी, तो मेरे को स्टोरेज अकाउंट लेवल पे एक्सेस मिला है, बट दैट इज फॉर द ब्लॉब ओनली। याद रखना, ये जो टोकन 8 आवर्स के लिए वैलिड रहेंगे, मगर ये सिर्फ और सिर्फ ब्लॉब के ऊपर काम करने के लिए मेरे को प्रोविजन दे रहे हैं। ठीक है, ये मेरे को ब्लॉब के ऊपर काम करने के लिए प्रोविजन दिए हैं, नॉट एनीथिंग एल्स। डबल क्लिक करो, ब्लॉब कंटेनर, ये है प्राइवेट। देखो, हमारे पास अपलोड और डाउनलोड दोनों ही प्रोविजन है। अभी एक अपलोड करते हैं। ठीक है, अभी एक अपलोड जब करोगे, देखो तुम फोल्डर भी अपलोड कर सकते हो, फाइल भी अपलोड कर सकते हो। तो अगर मैं फाइल अपलोड करूं, ब्राउज करके अपना हार्ड डिस्क से कोई एक फाइल सिलेक्ट कर लेता हूं। चलिए, ये वाला फाइल मैंने सिलेक्ट कर ली। ठीक है, और उसके बाद ओपन करो। किस टाइप का ब्लॉब होगा? वी नो द कॉन्सेप्ट, पेज ब्लॉब, अपेंड ब्लॉब, ब्लॉक ब्लॉब रख दी। कौन सा एक्सेस टीआर होगा? वैसे डिफॉल्ट मतलब मेरा अकाउंट लेवल पे वो तो हॉट टीआर रखा गया, तो हॉट, और नहीं तो यहां से मैं इंडिविजुअली उसको सिलेक्ट भी कर सकता हूं। यहां पे एक चीज मिसिंग है, थोड़ा सा ध्यान देना। लास्ट क्लास में हमने जो दिखाए थे, वहां पे हमारे पास एक प्रोविजन था, आई कैन डिफाइन द इंडिविजुअल ब्लॉक साइज। इंडिविजुअल ब्लॉक साइज को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक प्रोविजन था। यहां पे वो प्रोविजन है ही नहीं। ठीक है, यहां पे इट विल गो बाय द डिफॉल्ट, एंड द डिफॉल्ट इज 4 MB। इट विल गो बाय द डिफॉल्ट विच इज 4 MB। अब अपलोड बोलो, अपलोड बोलने पर देखो मेरे मशीन से ये कंटेंट को अपलोड करके दे रहे हैं। नीचे दिखा रहा है ट्रांसफरिंग द डेटा सक्सेसफुली ट्रांसफर्ड। ये देखो यहां पे ये डेटा ट्रांसफर भी हो गए। उसी तरह अगर ऐसा कोई ऑलरेडी है और मेरे को डाउनलोड करना है, तो मैं इसे डाउनलोड भी कर सकता हूं। ठीक है, इसके ऊपर अगर मेरे को प्रीव्यू करना है तो आई कैन प्रीव्यू इट। ठीक है, आई कैन प्रीव्यू इट,
साइड में देखो खोल के दिखा रहा है, आई कैन प्रीव्यू इट, है ना। ये एक तरीका है, ये एक तरीका है कि इधर यूजिंग द की और यूजिंग द SAS टोकन आई कैन यूज दिस, ठीक है, मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूं। इसके जरिए मैं जहां तक मेरे को परमिशन मिले है, मैं ये ग्राफिकल यूटिलिटी को इस्तेमाल करके मैं यहां पे कनेक्शन एस्टैब्लिश करके काम कर सकता हूं। मैंने जानबूझकर इसको डिटैच कर दी, पीछे एक ही कारण है, because I am going to uninstall this one at the end of the class, so I can detach them. Fine, I can detach them. Now, not in all machine I have the advantage of graphics. हर एक मशीन में मेरे को ग्राफिक्स का सुविधा नहीं मिलते हैं, ठीक है, हर एक मशीन में मेरे को ग्राफिक्स का सुविधा नहीं मिलते हैं, ठीक है। और ग्राफिक्स में होता है, ऐसा नहीं कि काम नहीं होते हैं, मगर क्या है कि I want to have more control. I want to have more control. So if you want to have more control, then don't use Storage Explorer. I have an alternate, and the alternate is a command line utility called azcopy. Command line utility called azcopy. And likewise your Storage Explorer, ये भी हमें विंडोज के लिए भी मिलते हैं और लिनक्स के लिए भी मिलते हैं, विंडोज के लिए भी मिलते हैं, लिनक्स के लिए भी मिलते हैं। तो हमें जो चाहिए मैं उसको डाउनलोड करके अपना सिस्टम में इंस्टॉल कर लूंगा। जैसे ये देखो, मैंने अगर एजी कॉपी को डाउनलोड करना है, मेरा मशीन पे ही उसको डाउनलोड करूंगा, https://aka.ms डाउनलोड एजी कॉपी, एंटर। ऑलरेडी डाउनलोड हो रहे हैं, 29 MB का फाइल है, ऑलरेडी देखो डाउनलोड हो रहे हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी यहां पे देखो डाउनलोड हो रहे हैं। थोड़ा सा स्लो चल रहा है, वैसे स्टोरेज एक्सप्लोरर 114 MB का था, वो उतना जल्दी हो गया है। अब ये 29 MB का फाइल डाउनलोड होने में ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, दैट मीन्स द नेटवर्क इज बिजी। For Linux version, this is not the link. गूगल सर्च करो तो azure.microsoft.com से मेरे को जैसे स्टोरेज एक्सप्लोरर का लिंक मिले थे, वैसे ही लिंक मेरे को लिनक्स के लिए फॉर
माइक्रोसॉफ्ट एज्योर स्टोरेज एजी कॉपी का सपोर्ट मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन व्हिच वर्जन ऑफ लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन दैट आई एम यूजिंग। चलो हो गया डाउनलोड, इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। इसको कॉपी कर ले क्योंकि बाद में लगेगा ये पाथ, इसे कॉपी कर लेना। हाँ, वैसे राइट क्लिक करके कॉपी होगा नहीं, कंट्रोल सी करके इस पाथ को कॉपी करके रखना क्योंकि बाद में ये काम पे लगेगा। चलो फिनिश। कहां से मिलेगा? विंडोज कमांड पे गए, इसको फिर से बंद करके दोबारा खोलते हैं। पहले एक बार देख ले यहाँ पे कमांड में मेरे को एजी कॉपी मिलते हैं या नहीं। नहीं मिले, बिकॉज द पाथ विच नॉर्मली गेट यूज्ड, ठीक है, वो यहाँ पे नहीं दिया गया है। राइट क्लिक, प्रॉपर्टी में जाना, एडवांस सिस्टम सेटिंग, ये जो एनवायरनमेंट वेरिएबल है ना, इसके ऊपर क्लिक करना। देखो यहाँ पे जो पाथ लिखा हुआ है इसको एडिट करो। एडिट करके ये वाला पाथ को यहाँ पे डाल दो। सॉरी, न्यू करके वो जो कॉपी किए थे ना मैंने पाथ, उसको यहाँ पे डाल दो। ठीक है, इसे यहाँ पे डाल दो करके ओके करो। ओके करो। वैसे रिबूट करने का ज़रूरत है नहीं, कर लेने से अच्छा है, मेरा रिकॉर्डिंग कट जाएगा, इसलिए नहीं करेंगे। यहाँ से फिर से कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करो, तो लगता है इस बार एजी कॉपी देने पर हमको एजी कॉपी दिखेगा, और इस बार ये दिखेगा भी। ये देखो दिखा रहा है, ठीक है, ये मेरे को दिखेगा भी। आई कैन सी एजी कॉपी।
नाउ हाउ टू परफॉर्म द एक्टिविटी, करेंगे कैसे, स्टेप बाय स्टेप। दिस इज योर टेनेंट आईडी, ठीक है। एज्योर पोर्टल में जाके एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, उसके ऊपर क्लिक करने पर देखो यहाँ पे तुमको टेनेंट आईडी दिखाएगा, इसको कॉपी कर लो। ये टेनेंट आईडी फिलहाल हमको चाहिए, ठीक है, ये टेनेंट आईडी हमको चाहिए, तो कहीं ना कहीं इसको सेव करके रखना, क्योंकि एवरी टाइम जब हम लोग लॉगिन करेंगे ये टेनेंट आईडी हमको देना पड़ेगा, ठीक है। अब कैसे करेंगे काम, देखो यहाँ पे बता रहे हैं वो लोग हेल्प के जरिए एजी कॉपी लॉगिन स्लैश टेनेंट बोल के टेनेंट का आइडेंटिटी दे देना। फिर ये पूछेगा यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो हम लोग यूजर का नाम और पासवर्ड भी दे देंगे। एजी कॉपी लॉगिन, सॉरी टेनेंट टेनेंट एंटर, to sign in use a web browser to open the page this and enter the code for authentication, इसको खोलो, ठीक है। फिर एक और इसमें जो कोड बोले हैं ये आए हैं कोड, तो इस कोड को इसमें डाल दो, ठीक है। मैंने सक्सेसफुली लॉगिन कर ली, नाउ आई कैन क्लोज द विंडो। देखो आ गया मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे, तो लॉग्ड इन टू एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी सक्सेसफुली, मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर ली। अभी क्या करना है, अभी मेरे को फाइल अपलोड करना है। कहां पे अपलोड करना है, डेफिनेटली आई नीड टू हैव द ब्लॉब और समथिंग, जहां पे मेरे को फाइल अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पे भी देखो वही ऑप्शन चलेगा, यहां पे भी वही ऑप्शन चलेगा, वही ऑप्शन यहां पे भी चलेंगे, ठीक है। आई में यूज द की एक्सेस की, और नहीं तो आई में यूज ए सैस टोकन, सैस टोकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं तो की को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है।
सैस टोकन की, कुछ भी। तो अभी अभी मैंने तुम्हें दिखाए थे, अगर मैं अकाउंट लेवल पे अगर कोई सैस को जनरेट करना चाहा तो कैसे करे। देखो, मैंने स्टोरेज अकाउंट पे गए, लास्ट टाइम मैंने दिखाए थे यहां पे शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर। तो ये तो एक तो जेनेरिक टाइप का हो गया ना, क्योंकि मैंने स्टोरेज अकाउंट के ऊपर बेस करके वहां से मेरे को पूछा गया, ठीक है, मेरे को वहां से पूछा गया तो कौन सा सर्विस के लिए वगैरह वगैरह वगैरह। अगर हम चाहते हैं तो मैं इंडिविजुअल लेवल पे भी सैस टोकन जनरेट कर सकते हैं। जैसे वो जो ब्लॉब हमने बनाए, ये जो ब्लॉब हमने बनाए, ब्लॉब सर्विस, और उसमें जो कंटेनर हमने बनाए, हम चाहते हैं कि आई वांट टू जनरेट समथिंग इंडिविजुअली फॉर दिस पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलर क्या बोले, ये पर्टिकुलर कंटेनर के लिए ही मैं इस टोकन को जनरेट करना चाहता हूं। तो यहां पे आओ, वही देखोगे, फर्क सिर्फ इतना ही है कि यहां पे सर्विसों का नाम तुम्हें नहीं दिखाएगा। क्या इस्तेमाल करेंगे, अकाउंट की, ठीक है। अब परमिशन क्या होगा, ऐड, क्रिएट, राइट, डिलीट, लिस्ट, जैसे हमको चाहिए मैं उसी हिसाब से इसको दे दी, जैसे चाहिए उसी हिसाब से मैंने दे दी। टाइम बोलो, कौन सा टाइम, वैसे तो 24 आवर, सॉरी 8 आवर्स के लिए अवेलेबल होता है, रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरेट द सैस टोकन एंड यूआरएल, देखो यहाँ पे इसका यूआरएल जनरेट हुआ है, वैसे ही एक यूआरएल जनरेट हो गया यहाँ पे भी। इसे फिलहाल कहीं ना कहीं स्टोर करके रखते हैं, बाद में लगेगा। थोड़ा सा ध्यान दो, यहां पे एज ए पाथ ये प्राइवेट तक लेके गए, बाकी वैसे ही है। परमिशन क्या है, रीड, ऐड, क्रिएट, राइट, डिलीट, लिस्ट, स्टार्टिंग डेट, एक्सपायरी डेट, प्रोटोकॉल HTTPS, सर्विस लेवल और सिग्नेचर। मगर किसके लिए, सीधा नाम बता दिया, ये प्राइवेट तक है। अब मेरे मशीन से मेरे को फाइल एक्सपोर्ट करना है या वहां से फाइल को इंपोर्ट करना है, कुछ भी करे, ये सारे एक्टिविटी हम लोग यहां से थ्रू एजी कॉपी कर सकते हैं। क्या मेरा पास कोई फाइल है यहां पे, मेरे ख्याल से नहीं है। अगर मैं अपना डेस्कटॉप में जाऊं, कुछ दिखेगा, CD डेस्कटॉप, CLS DIR बोलने पर कुछ दिखेगा, एक दिखता है nwbasic.txt, एक दिखता है ये वाला, और हम चाहते हैं इस फाइल को हम अपलोड करें, कहां, वहां पे, ठीक है, इसे हम वहां पे अपलोड कर दें। एजी कॉपी, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर हेल्प चाहिए ना, स्लैश क्वेश्चन मार्क लगा के हेल्प ले सकते हो, स्लैश क्वेश्चन मार्क लगा के हेल्प ले सकते हो, ठीक है, हेल्प ले सकते हो, अच्छा अच्छा हेल्प मिलेगा। एजी कॉपी सोर्स, वाह 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 वाह, गलत कॉपी हो गए। क्या नाम देखे थे मैंने फाइल का, nwbasic.txt,
जाएगा कहाँ? container view. डेस्टिनेशन, डबल कोट, पाथ को पहले डाल के डबल कोट को क्लोज करो। मैं एक चीज बोलता हूं, ये कभी कभी मेरे को भी गड़बड़ हो जाता है, सिंगल कोट या डबल कोट, मगर इसमें क्या है कि यू हैव टू टेल द फाइल नेम। ये फाइल का नाम अपने आप नहीं बनाएगा, ये जो प्राइवेट है, प्राइवेट के बाद स्लैश लगा के तुम्हें बोलना है व्हाट शुड बी द नेम ऑफ द फाइल। नेटवर्क बेसिक डॉट टी बोलना है। Basics are X. In place of X, it will be C. Spelling mistake. करता हूँ भाई, और एक चीज गड़बड़ पका दी मैंने, कुछ एक डिलीट कर दी, वही मेरे को देखना है मैंने क्या डिलीट किया, क्वेश्चन मार्क को डिलीट किए। ठीक है, एंड दबाना था, डिलीट दबा दिए थे। एंटर डालते हैं, फाइल अपलोड हो गए। उसी तरह फाइल डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसे फाइल को अपलोड किए उसी तरह फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप जाके देख भी सकते हो कि क्या सचमुच मेरा कंटेनर में, ये जो कंटेनर है प्राइवेट का, इसमें ये फाइल आए है या नहीं। ये देखो nwbasic.txt फाइल, ये फाइल अपलोड हो गए। I have one question. When we are putting the file name in destination source, so can we give the one way, like the if the original file name is nwbasic.txt, but in destination I want to just text.txt. So should we do Whatever that? you like, you are Oh. writing the file name, Okay, got you it. can put my name also, your name also, hardly matter. Okay, fine. So whatever name that you will provide, बस वो उसी नाम पे उसको अपलोड करेगा। ठीक है? Sure, okay sir, got it. अब देखो ये जो तरीका, दो तरीका हमने दिखाए, अच्छा है, बट नॉट फॉर बल्क। ये बल्क मूवमेंट के लिए नहीं है। बल्क मूवमेंट जब बोलता हूं इन द ट्यून ऑफ टीबी, इट इज नॉट इन द ट्यून ऑफ टीबी। 5-5-6 फाइल है, ज्यादा से ज्यादा जीबी, फ्यू जीबीज चलेगा, बट नॉट इन द ट्यून ऑफ टीबी। I want to send 40 TB of data, and that also very fast. Then we should avoid them. ये जो तरीका हमने अपनाए हैं, जब बल्क डेटा को हम लोग ट्रांसफर करना चाहते हैं, we should avoid this, क्योंकि we are heavily getting dependent on the internet. अब मेरा इंटरनेट कनेक्शन कैसा है, उसका क्वालिटी कैसा है, उसके ऊपर बेस करके इसका परफॉर्मेंस डिपेंड करेगा। मानो कि आई वांट टू अपलोड 40 TB ऑफ डेटा, टेराबाइट ऑफ डेटा, और हमारे पास एक 100 Mbps कनेक्शन है, तो जस्ट इमेजिन अगर हमें अनइंटरप्टेड सर्विस मिलते भी है तो कितना टाइम लगेगा डेटा को अपलोड करने में। एंड इफ आई वांट टू डू इट ऑन ए रेगुलर बेसिस, हफ्ते में 2 दिन करके करना पड़ेगा, तो ये प्रोसीजर एक्चुअली मुमकिन है नहीं। ठीक है, हम लोग इस प्रोसीजर को अगर नहीं अपनाए तो बेहतर है। तो बल्क डेटा ट्रांसफर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? बल्क डेटा ट्रांसफर करने के लिए आई हैव अ सर्विस एंड आई कैन टेक द एडवांटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्विस, और उस सर्विस का नाम है इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्विस। ठीक है, एज्योर का इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्विस। नाउ व्हाट इज दैट इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्विस? अब यहां पे देखो, Azure import export service is used to securely import
large amount of data to Azure blob storage and use your file by shipping the disk drive to an Azure data center. मतलब मैं ठीक है, मैं थ्रू हार्ड डिस्क एज्योर का जो डेटा सेंटर है वहां पे डेटा भेजूंगा, और एज्योर डेटा सेंटर में जो हार्ड डिस्क के जरिए हमने डेटा भेजे हैं उस हार्ड डिस्क से मेरा डेटा को वो लोग ट्रांसफर करेगा। ठीक है, ये जो सर्विस है ये सर्विस हम डेटा भेजने के लिए या डेटा पाने के लिए दोनों के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना ही है कि अगर डेटा भेजना हो तो हम इसे फॉर एज्योर ब्लॉक स्टोरेज और नहीं तो एज्योर फाइल दोनों के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रहा सवाल कि एज्योर से मेरे को डेटा अपना ऑन प्रीमाइसेस एनवायरनमेंट में लाना है, देना नहीं, लाना है, तो लाने के लिए I cannot get the data from Azure files. Instead, I can get the data only from Azure blob storage. ठीक है, data from one or more disk drive can be imported either to Azure blob or Azure file. अच्छा, मैं एक चीज बोलूं, यहां पे लिखा है कि सप्लाई योर ओन डिस्क ड्राइव एंड ट्रांसफर डेटा विथ Azure import export service, or else you can also use the disk drive supplied by Microsoft. हालांकि यह डॉक्यूमेंट का 6/4 आज कितना है 9/4 है, मतलब रिसेंट डॉक्यूमेंट ही है, रिसेंट डॉक्यूमेंट, मगर दे शुड हैव चेंज दिस लाइन। Unfortunately, I cannot use my own disks for transferring the data. It doesn't allow me. होता था, एक जमाना था जब हम लोग अपना ही डिस्क को इस्तेमाल करके एज्योर में डेटा भेज सकते थे। काम हो जाने पर एज्योर वो डिस्क हमको वापस कर देते। तो आजकल अगर हमको करना पड़ते हैं तो हमको एज्योर से ही डेटा डिस्क उधार लेना पड़ते हैं। एज्योर खुद ही हमें डेटा डिस्क प्रोवाइड करते हैं फॉर दिस पर्पस, और एज्योर जब हमें फॉर बल्क डेटा ट्रांसफर डेटा डिस्क प्रोवाइड करते हैं, दे कम इन द फॉर्म ऑफ एज्योर डेटा बॉक्स डिस्क। ठीक है, इफ यू वांट टू ट्रांसफर द disk drive supplied by Microsoft, you can use Azure Data Box Disk to import data to Azure. Azure ships up to 5 encrypted solid state drive with 40 terabyte total capacity per order to your data center through a regional carrier. ये देखो, what is Azure Data Box Disk? What is Azure Data Box Disk? Azure Data Box Disk solution let you send terabytes of on-premises data to Azure in a quick, inexpensive, and reliable way. The secure data transfer is accelerated by shipping you 1 to 5 solid-state drive. These 8 terabyte encrypted disks are sent to you data center through the regional carrier. अगर हमको इसका बेनिफिट उठाना है, लाभ उठाना है, मैं एक चीज बोलूं, वी आर हैविंग सम प्री रिक्विजिट। इसका कुछ प्री रिक्विजिट है। सबसे पहले इसका यूज केस देख ले। ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्विस थ्रू एज्योर डेटा बॉक्स डिस्क क्यों होते हैं, फ्यू यूज केसेस। ये देखो, अगर हम लोग वन टाइम माइग्रेशन करना चाहते हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा दैट विल बी सेंड फ्रॉम ऑन प्रीमाइसेस स्टोरेज टू एज्योर, उसके लिए हम लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। कोई पीरियोडिक अपडेट करना चाहता हूं, बल्क अमाउंट ऑफ डेटा, या कुछ इंक्रीमेंटल ट्रांसफर करना चाहता हूं बट दैट इज आल्सो इन बल्क, तो ये सारे हैं कुछ यूज केस जहां पे आई कैन एक्चुअली यूज द टेक द एडवांटेज ऑफ एज्योर डेटा बॉक्स डिस्क। अब एज्योर डेटा बॉक्स डिस्क को अगर हम इस्तेमाल करना चाहते हैं
ठीक है, इसका कुछ प्री रिक्विजिट है। नंबर 1, I required to use this service। मैं दिखाऊंगा कैसे सर्विस को इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो भेज नहीं पाऊंगा, मगर स्टेप बाय स्टेप अप्रोच मैं दिखाऊंगा। नंबर 2, आई नीड टू डाउनलोड एंड विंडोज यूटिलिटी। मैं एक चीज बोलूं, ये यूटिलिटी सिर्फ विंडोज के लिए ही आते हैं, इसलिए डेटा को अगर ट्रांसफर करना हो यू मस्ट हैव अ विंडोज सिस्टम। तुम्हारा पूरा नेटवर्क लिनक्स हो सकता है, मगर ये जो डेटा बॉक्स डिस्क आएगा वो डेटा बॉक्स डिस्क एक विंडोज सिस्टम में ही लगेगा, और सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला काम उस विंडोज मशीन से ही तुम्हारा नेटवर्क में यानी कि डेटा सेंटर में होगा। ठीक है, एंड दैट इंपोर्ट एक्सपोर्ट टूल का नाम है WA इंपोर्ट एक्सपोर्ट टूल। ये बेसिकली एक विंडोज कमांड लाइन टूल है जो कि हमें डेटा भेजना, डिस्क को एनक्रिप्ट करना, बिट लॉकर की जनरेट करना और जर्नल फाइल क्रिएट करने जैसा एक्टिविटी में मदद करते हैं। अब ये टूल जब हम लोग डाउनलोड करेंगे, इसका 2 वर्जन आते हैं, याद रखना इसका 2 वर्जन आते हैं। तो हमको जब डाउनलोड करना है ध्यान से डाउनलोड करना है। क्यों? अगर मैं ब्लॉब स्टोरेज के लिए इसे इस्तेमाल करना चाहता हूं तो आई नीड टू डाउनलोड वर्जन 1, और अगर हम एज्योर फाइल के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आई नीड टू हैव वर्जन 2। This particular tool is only compatible with any 64-bit Windows operating system। ठीक है, इट इज कंपेटेबल विथ अ 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि कोई भी 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे मशीन में होने पर, ये क्लाइंट भी हो सकता है, मैं इसको डाउनलोड करके उसमें इसको इंस्टॉल कर सकता हूं, और फिर थ्रू कमांड लाइन आई कैन परफॉर्म द एक्टिविटी। ये एक्टिविटी थ्रू कमांड लाइन ही हो सकते हैं। अच्छा, तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला एक्टिविटी कैसे करेंगे? एक तो सर्विस, 2 टूल, और 3 आई नीड टू ऑर्डर द डिस्क। ठीक है, आई नीड टू ऑर्डर द डिस्क। अब एक चीज मैं फिर से खोल के दिखाता हूं, यहाँ पे देखो, ये जो डेटा बॉक्स डिस्क स्क्रीन दिख नहीं रही है सर, स्क्रीन दिख नहीं रही है रहा सर। है, आई एम सॉरी। नहीं दिख। सर स्क्रीनটা শেয়ার করুন স্যার। अभी विजुअल है। ये देखो, ये बेसिकली एक डब्बा है, रेडिली अवेलेबल डब्बा। मैं दिखाता हूँ, इसका पिक्चर भी शायद यहाँ पे है कहीं पे। वैसे एज़्योर का खुद का साइट में ही दिखा देते हैं, मगर यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो मेरे को थोड़ा सा गूगल सर्च करना है, और गूगल सर्च करके यहाँ पे देखो, ये है हाउ डज द डेटा बॉक्स इट लुक्स लाइक। दिस इज हाउ डज द डेटा बॉक्स दैट लुक्स लाइक। ठीक है, ये है द डेटा बॉक्स। इधर देखो, ये वाला देखो, ये ज्यादा अच्छा दिखेगा। ठीक है, ये है डेटा बॉक्स डिस्क। ठीक है, अब
ये डिपेंड करते हैं, हाँ, लोकेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं कितना बड़ा साइज का आएगा। वैसे तो सच बोले तो काफ़ी बड़ा बड़ा साइज का भी आ सकता है, बट नॉट ऑल लोकेशन दे सपोर्ट दिस साइज। डेटा बॉक्स डिक्स आते हैं, डेटा बॉक्स आते हैं, डेटा बॉक्स हेवी भी आते हैं। और जब डेटा बॉक्स हेवी बोले, it literally can send data in a huge in bulk, but not all region they have the support for this bulk data box. ठीक है, इन बल्क। अब एज्योर पोर्टल में मेरे को क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू हैव अ टाई अप विथ एनी वन ऑफ आवर रीजनल कुरियर। ये जो रीजनल कुरियर है उनके साथ हमारा टाई अप होना जरूरी है। उसका अकाउंट आईडी मेरे को चाहिए। ये जो रीजनल कुरियर है उसका अकाउंट आईडी मेरे को चाहिए, क्योंकि ये पूरा सेटअप में आई नीड टू हैव दैट अकाउंट आईडी। देखो, इंपोर्ट अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्विस के नाम पे ये आते नहीं हैं। अब ये आते हैं इन द नेम ऑफ एज्योर डेटा बॉक्स। ठीक है, ये आते हैं इन द नेम ऑफ एज्योर डेटा बॉक्स। देखो, क्रिएट करने के लिए बोले इंपोर्ट करोगे या एक्सपोर्ट करोगे। अब ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का माने यहाँ पे उल्टा होता है। हाँ, वैसे तो इंपोर्ट का मतलब है कि हम लोग बाहर से अपने पास लाते हैं, और एक्सपोर्ट का मतलब हम लोग हमसे बाहर भेजते हैं, है ना। मगर यहाँ पे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला जो टर्मिनोलॉजी है ना, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन एज्योर का खुद का डेटा सेंटर। अगर हम एज्योर का डेटा सेंटर में भेजना चाहते हैं तो एज्योर के लिए वो हो गए इंपोर्ट, और एज्योर से अगर हम अपना पास लाना चाहते हैं तो एज्योर पॉइंट ऑफ व्यू वो हो जाते हैं एक्सपोर्ट। तो भेजना है तो इंपोर्ट, लाना है तो एक्सपोर्ट। मानो कि मेरे को भेजना है, कौन सा रिसोर्स ग्रुप, यहां पे कौन सा कंट्री, ठीक है। जहां पे मेरा रिसोर्स ग्रुप है मैंने वहीं पे लिखा अप्लाई करो। क्या है कि आई कैन इवन हैव 800 टेराबाइट ऑफ स्कोप, मगर मेरा जो सब्सक्रिप्शन है वो सब्सक्रिप्शन 1 टीबी से ज़्यादा डेटा भेजने को देगा नहीं। मेरा सब्सक्रिप्शन आई कैन रिक्वेस्ट फॉर एनहेंस, आई कैन रिक्वेस्ट फॉर एनहेंस, मगर फिलहाल मेरा जो सब्सक्रिप्शन है वो सब्सक्रिप्शन का लिमिट है 1 टेराबाइट। ठीक है, इसका लिमिट है 1 टेराबाइट। खैर कोई प्रॉब्लम नहीं, सिलेक्ट करो, फाइनल तक नहीं जाने से ही चलेगा। अब तुम कुछ भी सिलेक्ट कर लो, एक जॉब आईडी दो, बैकअप अंडरस्कोर मार्च। अच्छा, ये भी लेगा। बैकअप
मार्च, जॉब डिटेल्स, स्टोरेज अकाउंट, अपलोड द जर्नल फाइल। वो जर्नल फाइल WA इंपोर्ट एक्सपोर्ट टूल के जरिए मेरे को बनाना है, उसके जरिए मेरे को बनाना है, याद रखना वो जर्नल फाइल इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जरिए मेरे को बनाना है। ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटी, दैट इज द एन्क्रिप्शन, कैसा एन्क्रिप्शन होगा। उसके बाद रिटर्न शिपिंग, अगर कोई रिटर्न शिपिंग होगा तो इसमें रिटर्न शिपिंग का कोई गुंजाइश आएगा नहीं, क्योंकि ये मेरा डिस्क थोड़ी है, ये एज्योर का भेजा हुआ डिस्क है, इसलिए ये हमारे पास वापस नहीं आएगा। वो लोग भेजेंगे और फिर हमसे वो लोग लेके जाएंगे, इसलिए कोई रिटर्न शिपिंग इंफॉर्मेशन मेरे को डालना नहीं है। वैसे भी अगर डालना है तो मेरे को कुरियर का नाम बोलना है। फॉर एग्जाम्पल से ब्लू डार्ट, व्हाट इज द अकाउंट नंबर, कैरियर अकाउंट नंबर एक डाल दी, ये एक्चुअली अकाउंट नंबर नहीं है, फिर भी शिप टू द एड्रेस, तुम्हारा अपना एड्रेस डालो, कहाँ पे शिपिंग होगा, वापस कहाँ पे आएगा। ठीक है, इसको डालो, इसको डालने पर ठीक है, उसके बाद बाकी सब कुछ भरो यहाँ पे इंफॉर्मेशन, रिव्यू एंड क्रिएट करो, तो जॉब विल गेट क्रिएटेड, द जॉब विल गेट क्रिएटेड। ठीक है, नाउ व्हेन द डिस्क विल कम, डिस्क जब तुम्हारे पास आएगा तो वो टूल उसको इस्तेमाल करके ये डेटा उसमें डाल दो करके कुरियर को बोलो, कुरियर उसको लेके जाएगा। ऑब्वियसली तुम्हारा ही अपना कॉस्ट में जाएगा, एज्योर एक पेनी भी अपने लिए खर्चा नहीं करेंगे, वो जो डिस्क भेजेगा वो भी तुम्हारे पैसे से, और जो तुम एज्योर को वापस भेजोगे वो भी तुम्हारा पैसे से ही वो डिस्क उसके पास जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये तो तुम्हारे पास रिटर्न आएगा नहीं, फिर भी कैरियर का नाम देना है। सो दिस इज हाउ वी कैन एक्चुअली यूज बल्क सेंड। अगर बल्क, इन बल्क मेरे को डेटा भेजना है, तो इन बल्क अगर मेरे को डेटा लेके काम करना है इन द ट्यून ऑफ फ्यू टेराबाइट्स, तो क्वाइट ऑब्वियस उसके लिए मैं इंटरनेट को ऊपर रिलाई नहीं कर सकता हूं, एंड फॉर दैट आई नीड टू हैव द डेटा डिस्क, और नहीं तो एज्योर का जो अपना डिस्क आते हैं, इधर डेटा बॉक्स और नहीं तो एज्योर डिस्क, उसके ऊपर बेस करके मेरे को काम करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज अनदर वे ऑफ सेंडिंग द बल्क डेटा इनटू एज्योर। एज्योर में हम लोग बल्क डेटा कैसे भेजेंगे। In our next class, I will show you Azure files. ठीक है, in the next class I will show you Azure files, another way of another storage service that is been provided by Azure. वैसे अभी हमने डिस्कस किए अबाउट Azure ब्लॉब स्टोरेज, और ब्लॉब में अगर इन बल्क डेटा भेजना हो, नॉर्मल डेटा भेजना हो तो कैसे करे, और इन बल्क अगर डेटा भेजना हो तो वो भी कैसे करे, वो हमने दिखाए। ठीक है, बल्क डेटा भेजने के लिए क्या सर्विस है वो भी दिखाए। तो नेक्स्ट क्लास में हम दिखाएंगे और एक तरीका, दैट इज कॉल्ड एज़्योर फाइल्स। तो नेक्स्ट क्लास होगा बेस्ड ऑन एज़्योर फाइल्स। अच्छा, एक चीज भूलना नहीं, जब एजी कॉपी में लॉगिन करोगे तो काम हो जाने के बाद एजी कॉपी लॉग आउट लिखना भूलना नहीं। ठीक है, एजी कॉपी लॉग आउट लिखना भूलना नहीं, यू मस्ट लॉग आउट। ठीक है, यू मस्ट लॉग आउट। एग्जिट करने से ही चलेगा क्या सर? मैं डायरेक्ट टर्मिनल को बंद कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, एग्जिट करने पर भी तुम्हारे सिस्टम से वो लॉगिन होके ही रहेगा। ओके, इसलिए बेहतर है कि लॉग आउट कर देना। ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एज़्योर फाइल्स। हाँ सर, हाँ जी बोलो। सर मैं एक बार स्क्रीन शेयर करूँ क्या? वो जो पेमेंट का जो मेथड आ रहा था उसे बता देंगे कैसे क्या है? दिखाओ। एक चीज मैं शेयर करता हूँ सर। दिख रहा है? देख पा रहे हैं? हाँ दिख रहा है। शुरू करते हैं। ये है सर, ऑटो पे 4/11/2023। तुम अपना कार्ड का स्टेटमेंट देख लेना हुआ या नहीं। नहीं ये कार्ड ड्यू का- है, यहाँ पर सर- ड्यू है, नहीं हुआ। नहीं समझ, बट सर यहाँ पे ऑटो पे, ये क्या ऑटो पे हो जाएगा मेरे कार्ड से? देख लेना। या फिर यहाँ सर, यहाँ से तो आप पे नाउ भी कर सकते हैं ना सर? हाँ यहाँ से भी तुम अभी अगर तुमको पे करना है तो कर सकते हो, क्योंकि अभी भी कितना है, आज 9 तारीख है ना, 11 तारीख के भीतर ये ऑटो पे होगा। अच्छा, $0.02 है ना सर? करेक्ट। ज्यादा नहीं होगा, मुश्किल से यहाँ का ₹5 होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे मैंने क्या बोला, ज़्यादा पैसा जाएगा नहीं। इंडियन करेंसी में 50 रुपीज़ से ज़्यादा कभी गया नहीं आज तक। तो सर अगर इंडियन INR में अगर पे करते हैं तो उसमें क्या टैक्स भी इंक्लूड होता है क्या सर? लोकल टैक्स जो होता है ना, सारे लोकल हाँ। टैक्स इसमें इंक्लूड होता है। अभी तुम वहाँ से पे करोगे तो वहाँ का टैक्स आएगा, अगर इंडिया से पे करोगे तो GST आएगा। तो सर यहाँ पे तो कोई टैक्स है नहीं, ये सर टैक्स फ्री कंट्री है। तो आएगा नहीं कुछ टैक्स, अगर टैक्स फ्री तो नहीं आएगा। ओके ठीक है, चलो। ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। Nice. थैंक यू, बाय बाय।